मनीष ट्रेन में बैठा रहता है। वो मन में अपने गांव के सुहाने दिन याद कर रहा होता है। कितने सालों के बाद मैं अपने गांव जाऊंगा, गांव का स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। उस स्वादिष्ट खाने के लिए तो मैं शहर में तरस गया था। शहर का पिज्जा बर्गर खा खा कर मेरे शरीर की हालत खराब हो गई है। मनीष ट्रेन से उतरता है। वहाँ से अपने गांव पहुंचकर अपने घर जाता है। वहाँ उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। अरे, मेरा बेटा आ गया। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। कैसा है तू? अम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग की बहुत याद आती थी। अब यहाँ आ गया हूँ तो अच्छा लग रहा है। हाँ, हम सब भी तुम्हें बहुत याद करते थे। चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। मनीष हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। उसके सामने थाली रखी होती है। उसमें उसकी माँ नूडल्स लाकर परोसती है। माँ, ये क्या है? ये नूडल्स है बेटा, तुम्हारे लिए बनाए हैं। शहर में तो यही सब मिलता है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पर माँ, मैं तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट गांव वाला भोजन खाना चाहता था। अरे बेटा, अब वो सब कौन खाता है? तुम्हारे पिताजी को भी ये नूडल्स बहुत पसंद है। वो भी यही सब खाते हैं। गांव में सभी लोगों को ये बहुत पसंद है। लेकिन ये तो गलत है। आप लोग अपने तौर तरीके छोड़कर शहर के तौर तरीके को क्यों आजमा रहे हो? गांव में सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ये पसंद है। मनीष चुपचाप खा लेता है। फिर घर से बाहर निकलकर पास ही में एक तालाब के पास बैठने जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि उसके गांव में बहुत सारे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इन सब चीजों के स्टॉल्स लगे होते हैं। उसे ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो तालाब के किनारे बैठा होता है। ये मेरे गांव को क्या हो गया है? सारे लोग बदल गए हैं। उन्होंने भी शहर के तौर तरीके अपना लिए हैं। ऐसा ही रहा फिर तो ये गांव शहर में बदल जाएगा। जंक फूड खाकर लोग अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। ऐसे तो वो अपनी सारी शक्ति और ताकत खो देंगे। खेती बाड़ी करने के लिए शक्ति तो देसी खाने से ही मिलती है। उन्हें ये बात कैसे समझाऊं? ये सब सोचते सोचते मनीष उस तालाब में एक पत्थर फेंक देता है। वो पत्थर जाकर तालाब में बैठे एक मेंढक को लग जाता है। जैसे ही वो पत्थर उस मेंढक को लगता है, वो मेंढक एक साधु में बदल जाता है। वो साधु मनीष को देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद वत्स, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है। मैं सालों से उस मेंढक के रूप में कैद था। जब तक कोई नेक दिल और सच्चा इंसान मुझे पत्थर नहीं मारता, मैं उसी रूप में रहता। पर तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मांगो, तुम जो मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। प्रणाम साधु, मेरी एक परेशानी है। अगर आप उसका हल निकाल पाते तो अच्छा होता। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव वाले अपने तौर तरीके को कभी ना भूलें। हमेशा स्वस्थ खाना खाएं ताकि सभी स्वस्थ और बलशाली बने रहें। पर मैंने देखा कि सब लोग शहर के तौर तरीके से खा पी रहे हैं। ऐसे तो उनकी स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। तथास्तु। मनीष के सामने एक लकड़ी का डब्बा आ जाता है। उसके दोनों तरफ छेद होते हैं। बाबा, ये क्या है? ये एक यंत्र है। इसमें अगर तुम कोई एक खाने की सामग्री दूसरे तरफ से वो स्वादिष्ट बन के निकलेगी। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो इसमें डालकर दे दो। मनीष के पास सफर के लिए रखे गए थोड़े से पोहे रहते हैं। वो उसकी पोटली दिखाता है। मेरे पास ये पोहा है, इन्हें डाल सकते हैं? हाँ, डालो। मनीष उस यंत्र के एक तरफ से पोहा डालता है, दूसरी तरफ से आइसक्रीम निकलती है। मनीष ये देखकर हैरान हो जाता है। वाह, ये तो चमत्कार है। पर इसकी एक शर्त है। तुम अगर इस आइसक्रीम बेचोगे तो तुम्हें आइसक्रीम का दाम नहीं, पोहा का ही दाम लेना पड़ेगा। ज्यादा पैसा मांगने के लालच से मशीन काम नहीं करेगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मुझे तो बस लोगों को सहायता के लिए अच्छे खाना खिलाना है। और पोहा तो अच्छे होते हैं, उनसे बने आइसक्रीम सबके लिए अच्छी होगी। मनीष उस डब्बे को लेकर अपने गांव आ जाता है। वहाँ पर वो पोहे
पोहे वाली आइसक्रीम के नाम से एक स्टॉल लगाता है। उसकी ये आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कोई विश्वास नहीं करता कि वो पोहे से बनी हुई है। सब हैरान हो जाते हैं और वो बहुत सस्ती भी होती है, तो सब लोग वो आइसक्रीम खाने लगते हैं। मनीष का स्टॉल फेमस हो जाता है और उस पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब उस आइसक्रीम के शौकीन बन जाते हैं। मनीष बहुत पहले से पोहे ले आता है और बहुत सी आइसक्रीम बेचता है। उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती है और वो फेमस भी हो जाता है। ये खबर उस गांव के लाला तक पहुंचती है। हाँ, कैसे कैसे कल का आया कोई लड़का हमारे गांव में इतना प्रचलित हो जाएगा, हैं? उसका वो यंत्र जादुई लगता है। हम उसे चुरा लेते हैं। हम उस आइसक्रीम को ज्यादा दाम में आसानी से बेच सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, कोई ज्यादा दाम देने से मना नहीं करेगा। लाला रात में मनीष के मशीन को चुरा लेता है। अगले दिन मनीष से बड़ी एक स्टॉल लगाता है और आइसक्रीम के दाम दोगुने कर देता है। पर जैसे ही वो एक तरफ से पोहे डालता है और दूसरी तरफ से मिट्टी निकलती है, ये देखकर वो चौंक जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मनीष बनाता था तो इससे तो आइसक्रीम निकलती थी, और ये मिट्टी क्यों निकल रहा है? लगता है ये मशीन खराब है। लाला गुस्से में उस यंत्र को पटक देता है। तभी उसे वो साधु निकलते हैं। वो लाला को देख के क्रोधित हो जाते हैं। लालची इंसान, अब तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। मैं एक चुटकी में तुम्हें पत्थर में बदल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दीजिए साधु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तभी वहाँ मनीष आ जाता है। वो साधु को देखकर सारी बातें समझ जाता है। प्रणाम बाबा, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, पर लाला को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दे। तुमने मुझे श्राप से मुक्त कराया है, इसीलिए तुम्हारी बात मैं मान सकता हूँ, पर अगली बार मैं माफ नहीं करूँगा। अगली बार मेरे श्राप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया हूँ। साधु लाला को माफ कर देते हैं। लाला मनीष से माफी मांगकर उसे यंत्र वापस कर देता है। फिर गांव में सब आइसक्रीम का मजा उठाते हैं और धीरे धीरे उन्हें भी अच्छे खाने का महत्व समझ में आने लगता है। बब्बन ने जब से होश संभाला, अपने आप को पूरा दिन का 10-5 रुपए कमाते हुए ही पाया। मुंबई महानगरी के दादर वाली झुग्गी के नजदीक ही एक बड़े से पाइप में उसका ठिकाना था। एक दिन पूरा बीतते हुए उसकी दोस्ती शिवा से हो गई। तुम ये डिब्बा और ब्रश लेकर रोज कहाँ जाते हो भाई? मैं रोज देखता हूँ। मैं तो स्टेशन पर जाकर बूट पॉलिश करता हूँ। कितनी कमाई होती है तुम्हारी? यही कोई 25 रुपए तक मिल जाते हैं। क्या बात करते हो? 25 रुपए? हाँ भाई, 25 रुपए। भाई मुझे भी ऐसा कुछ काम बता दो। कूड़ा बनकर तो मुश्किल से 5-10 रुपए ही मिल पाते हैं। ठीक है, कुछ पैसे हैं तेरे पास? हाँ, 30 रुपए हैं। कल मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं तैयार रहूंगा। दूसरे दिन बब्बन सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया और पाइप पर बैठकर शिवा का इंतजार करने लगा। तभी दूर से उसे रोजी आते हुए दिखी। आज काम पे नहीं चलोगे क्या? अब तो तुझे अकेले ही काम पर जाना होगा। मैं तो स्टेशन पर बूट पॉलिश करने जा रहा हूँ। अच्छा, तब तो मुझे हमेशा ही अकेले जाना होगा। हाँ। रोजी चुपचाप वहाँ से चली गई थी। तभी उसने देखा कि शिवा आ गया। मैं तैयार हूँ। बब्बन, तुम्हारे पास 30 रुपए है ना? तुम मुझे 20 रुपए दे दो और ये मेरा बूट पॉलिश का डब्बा लेकर स्टेशन पर पिलर नंबर 8 पर चले जाओ। वहाँ मेरा दोस्त रहमान बैठा होगा। उससे कहना आज मेरी जगह तुम काम करोगे। भाई, लेकिन मुझे तो पॉलिश करना भी नहीं आता। रहमान तुम्हें सिखा देगा। तुम जाओ। आज मेरे बगल वाले घर में काकी बीमार है, वो अकेली है। उसको लेकर अस्पताल जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। बब्बन को उसने 20 रुपए दे दिए और बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर स्टेशन की तरफ चल दिया। रहमान से मिला तो उसने उसे कुछ समझा दिया और जूते पॉलिश करने का तरीका भी समझा दिया। देख भाई, ऐसी आदमी को बूट पॉलिश के लिए मत कहना जो ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में हो।
जो आराम से बैठा हो, और अगर उसके जूते गंदे दिखे तभी उसको जूते पॉलिश करवाने के लिए बोलना। ठीक है। बहुत देर तक स्टेशन पर इधर उधर घूमते रहने के बाद उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो भाग न रहा हो। अंत में जब वो सीढ़ियों के पास हताश होकर बैठा था तभी ओए, जरा जूते पॉलिश करना है, कितना पैसा लेगा? जो ठीक समझो दे देना बाबूजी। उसने बड़े मनोयोग से जूते में पॉलिश की और पैसे के लिए हाथ बढ़ाया। उस व्यक्ति ने 10 रुपए उसके हाथ पर रख दिया। बाबूजी, छुट्टे तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बन अभी पैसा रख ही रहा था कि दूसरा ग्राहक ही आ गया। धीरे धीरे उसके पास 5 लोग ने आकर पॉलिश करवाया। उसके पास 50 रुपए आ गए। वो बहुत खुश हुआ। जब घर जा रहा था तब रास्ते से ही उसने बूट पॉलिश का डिब्बा खरीदने की सोची। ये बूट पॉलिश का डिब्बा कितने का है काका? ये 300 रुपए की है। कुछ कम नहीं होगा? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास तो कुल मिलाकर 60 रुपए हैं। इतने में क्या होगा? काका, आप ही पैसे रख लो, मुझे डिब्बा दे दो, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। पैसे कैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पैसे तो पूरे ही देने होंगे। चलो जाओ, टाइम घोटे मत करो। बब्बन वहाँ से चला आया। रात में सुबह ही शिवा आकर अपना बूट पॉलिश वाला डिब्बा ले जाएगा, तब मुझे फिर से कूड़ा ही बेलना पड़ेगा। यही सोचकर उसे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठा तो शिवा आते हुए दिख गया। बब्बन, यार मैं तो 2-4 दिन तेरे साथ नहीं आ पाऊंगा, तू भी चला जा। काकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। कोई बात नहीं शिवा, मैं सब संभाल लूंगा। बब्बन मन ही मन हिसाब लगाते हुए आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा, 4 दिन में तो मेरे पास 200 रुपए आ जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। मैं बड़े आराम से बूट पॉलिश का डिब्बा खरीद सकता हूँ। बब्बन स्टेशन पर गया तो जाते ही उसे कई ग्राहक मिल गए। उसने मन लगाकर उसके जूते चमका दिए, लेकिन उसके बाद पूरे दिन वो इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी बूट पॉलिश नहीं कर पाया। आज तो नसीब ही खोटी है, कोई मिला ही नहीं। कितने लोगों से पूछा पर कोई पॉलिश नहीं करवाना चाहता। यही सब सोचते हुए होटल की पटरियां पार कर रहा था। उस पार पहुंचा तो रहमान मिल गया। क्यों भाई, कुछ आमदनी हुई क्या? नहीं भैया, आज तो किसी ने पॉलिश नहीं करवाया, बल्कि कल 4-5 लोगों ने करवाया था। बब्बन, मैं कल से किसी दूसरे काम पर जाऊंगा, मेरे जगह तुम पॉलिश कर लोगे क्या? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ट्रेन में पानी बेचने का काम मिल गया है। तुम अपना बूट पॉलिश का डिब्बा कितने रुपए में बेचोगे? चलो 50 रुपए निकाल दो। ओह, ये लो, चलो आज हम लोग साथ में खाना खाते हैं। दोनों दादर स्टेशन से बाहर आए तो रहमान, क्या खाया जाएगा? चलो आज किसी दुकान में बैठकर खाते हैं, हम सारी जिंदगी पैसे ही बटोरते रहेंगे क्या? बब्बन आज बहुत खुश था। कहाँ 300 का बूट पॉलिश का डिब्बा और कहाँ 50 रुपए। सोच सोच कर ही उसके होठों पर मुस्कान आ जा रही थी। हाँ चलो। दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस गए और जाकर टेबल कुर्सी पर आमने सामने बैठ गए। क्या खाओगे? भाई, मैंने कभी इस तरह नहीं खाया, तुम जो कहोगे वही मैं खा लूंगा। दोनों ने पूरी थाली मंगवाई और खाना खूब स्वाद लेकर खाया। मैंने तो आज पहली बार इतनी बढ़िया खाना खाया। तुमने पहले कभी खाया क्या? अरे नहीं, हाँ जिस दिन मेरा बाबू कुछ कमा कर लाता है उस दिन हम घर में पेट भरकर खाना खाते हैं। मेरी माँ हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है, हम लोगों को घर का काम भी करना पड़ता है। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहता है? हाँ, तुम क्या अकेले रहते हो? मेरा कोई नहीं है, मैं तो उसी पाइप में पड़ा रहता हूँ। जिस दिन बीएमसी वाले पाइप ले जाएंगे अपना पता बदल जाएगा। ओहो। उस दिन रहमान का भी बूट पॉलिश का डिब्बा लेकर वो घर चला गया। सुबह उठकर स्टेशन जाने का नया उत्साह मन में भर गया था। 3-4 दिन में उसे ये समझ में आ गया कि बूट पॉलिश करने के धंधे में कभी कभी कमाई बिल्कुल नहीं भी हो सकती है, इसलिए उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन जब वो सुबह सुबह स्टेशन जाने को तैयार हुआ तभी शिवा आ गया। वाह भाई शिवा, आज तो हम दोनों साथ साथ चलेंगे, खूब मजे करेंगे। कैसे? क्योंकि रहमान भाई ने अपना बूट पॉलिश का डिब्बा मुझे बेच दिया।
उन्हें दूसरा काम मिल गया। अच्छा, दोनों झूमते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ गए। आज तो बब्बन न जाने क्यों बहुत ही खुश था। आज ग्राहक भी बहुत सारे मिले। ऐसे ही जिंदगी चलती रही तो मैं ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगा और बड़े होकर रोजी से शादी भी कर लूंगा। हम भी अपनी एक झोपड़ी डाल लेंगे। 1 साल बाद शिवा, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, बस आज आराम करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद ही रूसी आ गई। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। जल्दी बताओ। आज शाम मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि जल्दी से जल्द मेरी शादी हो जाए। तो तुम उससे शादी करके चली जाओगी? पता नहीं, वैसे रोज रोज घर में मार खाने से तो अच्छा ही है। रोजी की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपकने लगे। बब्बन तड़प उठा। ठीक है, तुम जाओ। उसके जाने के बाद बब्बन ने अपना डिब्बा उठाया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही रोजी का घर आता है। भीतर से आती चीख पुकार की आवाज सुनकर वो उधर ही बढ़ गया। शादी तो तुझे करनी ही होगी। आखिर 25,000 रुपए दे रहा है वो। मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो। रोजी सिसकते हुए रेल की पटरियों की तरफ दौड़ पड़ी थी। बब्बन उसके पीछे दौड़ा, पर उसके पहले ही रोजी ट्रेन के नीचे आ गई थी। बब्बन का दिल कांप उठा। ट्रेन जाने के बाद रोजी कांपती हुई पटरियों के बीच खड़ी हो गई। रोजी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ के लिए कितनी मेहनत की थी। अब मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। बब्बन और रोजी पाइप में गए। वहाँ से अपने पैसे निकाले और स्टेशन जाकर दूर देश जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। बब्बन अब गरीब नहीं था। हीनापुर नाम के एक गांव में राजू अपने भाई तेजू के साथ रहता था। राजू और तेजू दोनों भाई बहुत ही गरीब थे। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, जब इतनी मजदूरी करने के बाद भी वो मालिक बिरजू हम पर जुल्म करता है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? भाई, तुम दिल छोटा मत करो। माँ हमेशा कहा करती थी कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम देखना, एक दिन हमें भी हमारी सच्ची मेहनत का फल मिलेगा। भाई, अब तो तुम ये झूठे दिलासा देना बंद करो। ये सच्ची मेहनत, ईमानदारी, चमत्कार केवल कहानियों और किताबों में ही होती है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे ऐसा नहीं है भाई, सफल होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जहाँ इतनी दरिद्रता झेलने के बावजूद भी राजू को अपनी मेहनत पर भरोसा था, तो वही तेजू अब कई तरह के प्रयासों से हार चुका था। अच्छा ठीक है, अब हम वहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? अब से हम मोमोज बेचेंगे। उसका भी कोई फायदा नहीं। तुम्हें याद है ना, पिताजी भी इसी तरह मोमोज का ठेला लगाते थे। फिर क्या हुआ? उन चंद रुपयों में बड़ी मुश्किल से हम सबका गुजारा हो पाता था। पर वो सारे पैसे पिताजी की मेहनत के थे। आज हमारे पास ये छोटा सा घर है, रहने को छत है, ये सब उन्हीं की देन है। पर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम माँ और पिताजी का इलाज करवा पाते। राजू ने तेजू को बहुत समझाया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम ठेला लगा लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कुछ फायदा होगा। भाई, खिलाड़ी अगर खेल से पहले ही हार जाए तो जीतने के आसार और भी कम हो जाते हैं। और फिर पिताजी के समय में लोगों को मोमोज पसंद नहीं आते थे। हाँ, तुमने सही कहा। हीनापुर गांव वालों को भी मोमोज बहुत पसंद है, पर सिर्फ उस चंदू ठेले वाले के। हमारे यहाँ कोई नहीं आने वाला। अरे ऐसा मत सोचो भाई, हम उस चंदू से भी ज्यादा स्वादिष्ट मोमो बेचेंगे। अरे रहने दो, तुम भी जानते हो वो चंदू मोमोज के साथ सबको कितनी स्वादिष्ट चटनी देता है। तुम चिंता क्यों करते हो भाई? हम दोनों भाई भाई मिलकर इतने स्वादिष्ट मोमो बेचेंगे कि इस चंदू की चटनी भी फीकी पड़ जाएगी। फिर दोनों भाई मिलकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। पर मुश्किल से 1 या 2 ग्राहक ही आते हैं और चंदू के ठेले पर डेरा जमा होता है। देख लिया ना तुमने, इतनी मेहनत करने के क्या फायदा हुआ? तेजू गुस्से में आकर मोमोज बनाने वाला स्टीमर तोड़ देता है। क्या किया भाई तुमने? अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया स्टीमर खरीद सकें। तो करोगे भी क्या स्टीमर खरीद के, जब कोई ग्राहक आने वाला ही नहीं है? अब मैं ये बचे मोमोज कहाँ रखूंगा? फेंक दो इन्हें नाले में, कोई भी नहीं आने वाला इसे खाने के लिए। ये कहकर तेजू वहाँ से जाने लगता है। राजू उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे भाई,
मेरी बात तो सुनो। पर तेजू नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अब मैं इस तेजू को कैसे समझाऊंगा? अगर ये कोई गलत काम करने लगा तो अच्छा नहीं होगा। खैर, अब मैं इन बचे हुए मोमोज का क्या करूं? कि तभी राजू को याद आता है कि उसके पिताजी का पुराना स्टीमर अब भी उनके पास है। अरे हाँ, उसी पुराने स्टीमर में रख देता हूँ। पर उस पुराने स्टीमर में पहले से ही कुछ केले रखे थे। अरे इसमें तो पहले से ही कुछ केले रखे हैं। जरूर तेजू ने ही बचे हुए केले इसमें रख दिए होंगे। पर अब यहाँ कोई और बर्तन भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ देर तक सोचने के बाद चलो इन मोमोज को भी केले के साथ ही रख देता हूँ। और फिर राजू उस पुराने स्टीमर में मोमोज को रखकर देखता है। अगली सुबह राजू की आंखें लाल होती है। क्या बात है भाई, आप रात भर सोए नहीं? नहीं भाई, मैं सोया नहीं। कल रात को मुझे ये ख्याल आया, क्यों ना हम केले के मोमोज बनाएं? और मैं रात भर जगकर इस केले के मोमोज बना लिए। क्या फायदा जब कोई ग्राहक आने वाला ही नहीं है। अरे भाई, एक बार इसे खाकर तो देखो। कसम से चंदू के मोमोज और चंदू की चटनी दोनों ही भूल जाओगे। फिर राजू तेजू को मोमोज खिलाता है। अरे वाह भाई, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। सच में लोगों की कतारें लग जाएंगी। दोनों भाई साथ मिलकर एक बार फिर से केले के मोमोज का स्टॉल लगाते हैं। भाई बहुत अच्छा होगा अगर हम पहले कुछ ग्राहकों को मुफ्त में मोमोज खिलाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है भाई। और देखते ही देखते राजू और तेजू का ठेला रफ्तार पकड़ लेता है। अरे भाई क्या बताएं, इन दोनों भाई राजू और तेजू के केले के मोमोज ने तो चंदू के मोमोज को भी फेल कर दिया। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। अरे इसके मोमोज की तो बात ही कुछ अलग है। अब तेजू मेहनत पर फिर से विश्वास करने लगा था और अब वो राजू के साथ मिलकर खूब मेहनत करता था। तुम सही कहते थे भाई, सच्ची मेहनत हो तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। राजू मोमोज बनाते हुए मन ही मन सोचता है। जब मैंने उस रात पुराने स्टीमर को खोला तो मुझे उस स्टीम के निचले हिस्से में पिताजी की एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि ये कोई साधारण स्टीमर नहीं बल्कि एक जादुई स्टीमर है, जिसमें अपने आप मोमोज बन जाते हैं। पर पिताजी ने ये बात हमें कभी नहीं बताई, क्योंकि वो चाहते थे कि हम मेहनत का महत्व समझें। तभी उनके ठेले पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं। अरे भाई, एक प्लेट मोमोज लगा दो। अरे भाई मुझे भी दो। इस तरह उन्हें खूब अच्छी कमाई होती है। भाई इधर भी एक प्लेट दे दो। इनके ठेले की वजह से मेरा नुकसान हो गया है। राजू और तेजू के ठेला लगाने के बाद अब चंदू के ग्राहक कम होने लगे थे, क्योंकि गांव वालों को केले के मोमोज ज्यादा पसंद आ रहे थे। भाई जल्दी करो, अब कल के लिए भी बहुत सारे मोमोज बनाने हैं। मैं सब्जियां काट देता हूँ। ठीक है, मैं तब तक चटनी पीस लेता हूँ। अब जादुई स्टीमर होने के बावजूद दोनों भाई मेहनत का महत्व